चलिए भाई, चलो ये शिव दीदी भी आ गई हैं, आ गई है ना। दीदी आवाज आ रही है? बोलो, आवाज आ रही है? मैसेज आने लगी। उसे देखी नहीं, और कहाँ लिख रहा है क्या? हाँ सर। चलो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये बात कर ली थी कि भाई ट्रायल बैलेंस मिलेगा और हमें ऑब्वियस बात उसके बेस पे पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ये को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करना है हमें, जो आइटम ट्रेडिंग पीएनएल को ट्रेडिंग पीएनएल में, जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट में। मैंने ये वाली बात आपको बता दी थी कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करता है। मैचिंग को फॉलो करने के लिए एक्चुअल को और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लो, मैचिंग ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। क्योंकि ये हमें ऑब्वियस बात है रियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा कि फलाना ईयर में, फलाना 12 महीने में हमारे धंधे की परफॉर्मेंस कैसे रही थी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आइए अब हम आगे की चर्चाओं को बढ़ाते हैं। जो मैंने बोला था कि मैं आपको फॉर्मेट रिकॉर्डिंग कराया था कि भाई ट्रेडिंग पेल का फॉर्मेट क्या होता है। मेन मोटा माटी फॉर्मेट था ट्रेडिंग पेल का ही फॉर्मेट है, बाकी और कोई फॉर्मेट नहीं है। लेकिन आप बस बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा बातें कर लूंगा तुमसे, लेकिन मेन पहले ट्रेडिंग पेल का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें एक लॉजिक भी क्लियर कर दूंगा ट्रायल बैलेंस का, मुझे याद दिला देना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया ट्रेडिंग पेल के नीचे क्या रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर ही नहीं है? आपने जब 11वीं क्लास के अंदर इसको पढ़ा होगा ट्रेडिंग पेल अकाउंट को, तो हमने एक बात को समझा था कि आपके स्कूल्स के अंदर क्या होता था, ट्रेडिंग को और पीएनएल को अलग अलग भी बनवाते थे कई टीचर्स, कि ट्रेडिंग अलग कर दो पीएनएल अलग कर दो। कई टीचर क्या करते थे, ट्रेडिंग पीएनएल के कंबाइंड फॉर्मेट बना देते थे। हाँ, आपको जिस पैटर्न पे करना है, जैसे करना है जैसे करना है, जो करना है वैसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे सारी बातें करके जाने वाला हूँ, क्लियर ही नहीं है? मतलब जो आपने पढ़ रखा है वो भी, जो नहीं पढ़ रखा है वो भी, क्लियर ही नहीं है? तो लेक्चर लगातार 1 घंटे का रहेगा और बोलने का ही रहेगा लगातार 1 घंटे का लेक्चर मेरा, क्लियर ही नहीं है? तो आपको सुनते चले आना है, समझते चले आना है, क्लियर ही नहीं है? तो आपको जैसा ठीक लगे, एक बनाने, अलग अलग बनाने फॉर्मेट, जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन गवाही दे रहा हो कि लाला ऐसे कर ले, लाला वैसे कर ले, या तो लाला जैसे करना है वैसे कर ले। ठीक है? लाला ऐसा नहीं करना। ये। चलो, अब देखो, ऑब्वियस बात है, पहले बताया था भाई ट्रेडिंग और पीएनएल के दो माले हो जाते हैं। मतलब मैंने आपको बता रहा, ये आपको पता भी होगा कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। मैंने बीच में टोटल का सिंबल लगा दिया मैंने। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो ट्रेडिंग का है, जो नीचे वाला पार्ट है वो पीएनएल का पार्ट है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। तो पहले मैं ट्रेडिंग की फॉर्मेट के ऊपर बात करता हूँ। आप सभी को पता होगा कि आप, ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आप लिखते हो पर्टिकुलर और वहाँ पर आप लिखते हो क्या, अमाउंट। पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, आराम से चलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, क्लियर ही नहीं है? बेटा सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जल्दी से यहाँ पे लिखा जाता है मेरे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा जाता है आपका क्या, परचेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल परचेज। अब बेटा ऑब्वियस बात है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। परचेज में दोनों परचेज आते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको दोनों कंबाइंड ही मिलती हैं, लेकिन अलग अलग दे रखी हो तो कंबाइंड करके लिख देना। परचेज में से माइनस कर देना परचेज रिटर्न। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर आप लिखते हो फिर डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में आप चर्चाएं करते हो। या मैंने डायरेक्ट खर्चे लिख दिए। क्या मेरी बात लाला क्लियर हो गई? ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं फिर मेरे बच्चों सेल्स। सेल्स में से मेरे बेटा माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न।
फिर मैं वही वाली बात बोलूंगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस सेल में दोनों सेल आती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों साथ में मिलती हैं, अलग अलग मिले तो कंबाइन कर लेना। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, क्लियर ही नहीं है। ये एक तरीके का फॉर्मूला है, ये नेट सेल है, वो नेट परचेज है कि भैया माल आया और वापस जो कर दिया तो नेट कितना खर्चा हुआ, नेट कितना परचेज करा, वो नेट दिखाना होता है। तो नेट तो वही हुआ ना, 1 लाख का माल आया, 10,000 का वापस कर दिया, तो खर्चे तो 90 का हुआ ना यार, हमें 90 दिखाना है, हमें 1 लाख नहीं दिखाना। हमने सेल करी 12 लाख की, 1 लाख का तो वापस आ गया माल, तो नेट सेल कितनी हुई, 11 लाख की हुई ना यार। आया से में नहीं आया, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? आइए ना, तो मेरे बच्चों यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ पे इसे देखो पता क्या होता है, ये एक हाइट कॉलम होता है, इनर कॉलम, ये दिखता नहीं है, इसके लिए कोई लाइन वगैरह नहीं खींचते। मतलब अगर हमें कोई कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखनी होती है तो कैलकुलेशन अंदर की तरफ करते हैं, और बाहर तो हम क्या लिखते हैं, फाइनल अमाउंट को आउटसाइड में लिखते हैं। मतलब मुझे नहीं पता लगता कि बच्चों की बुद्धि में ऐसा क्यों नहीं आता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, वो इन दोनों अमाउंट को भी यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, ठीक है ना। हो सकता है उनकी मति मारी गई है, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं कि समझाता नहीं है कोई टीचर, बोलता है कि भाई अगर तुम्हें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो इनर करो, अंदर करो, आउटर में तो फाइनल अमाउंट लिखी जाती है। आया नहीं आया? आपको डायरेक्ट खर्चे लिखने हैं, यहाँ पे आप इनर कॉलम में क्या करोगे, सेल माइनस सेल रिटर्न, आए ना, और यहाँ पे आप ये लिख दोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे आप बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बचा हुआ माल। हालांकि इस फॉर्मेट को मैंने कई बार रिकॉल करवाया है आप सभी बच्चों को, आए ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, या तो तुम निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, या फिर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, ग्रॉस लॉस, क्या बात है, ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, सी डी। उस सी डी के बाद आप क्या कर दोगे, ओ भैया बी डी कर देंगे, बोलो आएंगे ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, वही सेम अमाउंट आ जाएगी लाला, है ना, या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्या मेरी इतनी बार डाइजेस्ट हो गई? मैंने कुछ नया तो नहीं बोला ना, सारा 11th का ही बोल रहा हूँ, तो ये बात ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ इधर की तरफ ट्रांसफर होगी बेटा, ये चीज़ इधर की तरफ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सी डी का बी डी अपोजिट में होता है, हाँ है ना, क्लियर है। चलिए अब पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाते हैं कि वाई दिस फॉर्मेट। फॉर्मेट नॉर्मली केसेस में, क्योंकि आप 11 से पढ़कर आ रहे हो, तो आपको ऑलरेडी कई बच्चों को याद होता है कि हाँ भाई हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, लेकिन कई बच्चों को जिन्होंने किस तरीके से पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझे नहीं पता, और कईयों को फॉर्मेट का लॉजिक नहीं पता होता कि ऐसा फॉर्मेट क्यों ड्रॉ किया जा रहा है। तो इस फॉर्मेट के लिए आ जाओ, मैं मसाला यहाँ पे थोड़ा कम लगाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन समझना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा COGS, जिसे आप क्या बोलते थे, बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो एक्चुअली क्या है, इसे रटने से बैठ रहे तो समझ लो, यहाँ पे वर्ड आ रहा है साइन, वर्ड क्या आ रहा है, गुड्स सोल्ड, क्या आ रहा है वर्ड, गुड्स सोल्ड, ये वर्ड क्या आ रहा है, कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो माल मैंने बेच दिया, जो गुड्स सोल्ड बेच दिया, मुझे कितने का पड़ा था भाई, भाई बेचने से पहले मैंने खरीदा होगा ना, ये बात ही नहीं है, यदि बेच दिया पहले परचेज किया होगा, तो मुझे जो माल मैंने बेचा है मुझे कितने का पड़ा है, दिस दैट इज कॉस्ट, बोलो आए ना, क्लियर ही नहीं है। और ऑफ कोर्स मैं ज्यादा का बेचूंगा जिससे मैं क्या कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसका बेसिक फॉर्मूला तो यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज आप जानते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा तो समझ लो, सामान को परचेज करने में जो भी तुम खर्चे कर रहे हो वो सारे तुम्हारे डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। माइनस क्या कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, क्या कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, क्लियर ही है। आओ एक एग्जाम्पल के साथ अपनी कहानी को विराम दे देता हूँ। सपोज मान लो मेरी दुकान में 1 लाख रुपए का माल है, मान लो मैंने 10 लाख रुपए का माल पूरे साल भर में परचेस करा है, मान लो कि मैंने माल को परचेस करने में 2 लाख रुपए का खर्चा किया है, यानी कि साइन कुल मिला के माल मुझे कितने का पड़ रहा है, 12 लाख का पड़ रहा है, जो मैंने खरीदा वो 12 लाख का पड़ रहा है, और साल के एंड में, अंत में मेरे पास 4 लाख का माल बच रहा है। बुद्धि का प्रयोग करो, 1 लाख का माल था, 12 लाख का माल आया, टोटल कितना माल हो गया, 13 लाख का, 13 में कितना माल बच रहा है, 4 लाख का। सुन नहीं रहा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या है, 1 लाख रुपए का माल था, 12 लाख का माल आया, कितना हो गया, 13 लाख का माल हो गया। 13 लाख में कितना माल बच रहा है एंड में, 4, तो बाकी माल गायब कितना हुआ है, वो 9 लाख का माल गायब कहाँ हुआ है,
वो बेच डाला, वो बेच 9 लाख वाला माल, जो माल मुझे 9 लाख का पड़ा था, पढ़ना देखो, जो माल मुझे 9 लाख का पड़ा वो मैंने बेच दिया, कॉस्ट 9 लाख वाली कॉस्ट बेच दी, ऑफ कोर्स ज्यादा की बेची होगी, आए ना। सपोज मान लेते कि मैंने उसे सेल करा, जिसे मैं नेट सेल कहना चाहता हूँ, आए ना। मान लो मैंने इसे 15 लाख का बेचा, आप इसे 12th क्लास में क्या, 12th में हमने RFO बोलते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 9 लाख वाला माल मैंने 15 लाख का बेचा, तो लाला जी मुझे इतना तो बता दो मैंने क्या कमाया। कौन है ये? या दो बात ले ले, ये बोल ले। बात हो गई, आया। इसी प्रॉफिट को बेटा तुमने निकाला कैसे? सर ऑफ कोर्स मैंने सेल में से क्या माइनस कर दिया, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस प्रॉफिट को बेटा हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इसे ग्रॉस को कहते हैं, बात की बात है, बता दूंगा, सारी बातें बोलूंगा, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी। आप फॉर्मूले को एक बार रट लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपने वैसे 12th के अंदर फॉर्मूला पढ़ा भी था, पता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तुम क्या कहते थे, चेंज इन स्टॉक, क्या, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस चेंज स्टॉक का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो जाता है। फिलहाल मुझे वो नहीं समझाना, फिलहाल मुझे ये समझाना है। अब तुम ये देखो फॉर्मूला याद है तुम्हें, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बहुत बढ़िया। अब इधर देखना, क्या ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? देखो ध्यान से देखना, आराम से आराम से आराम से, ऐसे ही ऐसे ऐसे करना। यस यस, गंदे बताइए, ये क्या बन गया? ये बन गया तमंचा, क्या बन गया ये? पता क्या दिक्कत है इन बच्चों की, ये पढ़ के बैठे हैं, ठीक है, जो डायलॉग कब बोलना है इन्हें पता नहीं, वो बोलना है, इन्हें पता है मैं डायलॉग क्या मारूंगा, क्योंकि पहले तो पढ़ा रखा इन बालकों को, पहले तो पढ़ के बैठे मुझसे ये वाले डायलॉग्स, है ना, इन्हें पता है कि पर हाँ वो बेटा मूवमेंट होता है, टाइम होता है ना। जब पेट बताता है कि भाई करना है तो करते हो ना, तब कि भाई ऐसे आके बैठे हो तो मम्मी आ रहा हो, बस आ तो नहीं रहे लेकिन बैठ के देख रहा हूँ। ये क्या है, तमंचा, और हम क्या करेंगे, तमंचे में डिस्को। इस तमंचे का नाम क्या है, COGS, क्या नाम है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर ही है, COGS आया, COGS। फॉर्मूला पढ़ लो, क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे, जो कि माइनस हो रहे थे क्या करते मैंने, अपोजिट लिख दिया, आए ना। अब खुद देखो ना, खुद देखो, इधर देखो, जो माल मुझे 9 लाख का पड़ा था, कितने का पड़ा था, 9 लाख का, मैंने जो बेचा कितने में, 15 में, 15 में बेचा मैंने उसे, क्या मेरी बात क्लियर है, आए ना। जो मुझे पड़ा था 9 का, मैंने 15 का बेचा, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, देखो मैचिंग आ रहा नहीं आ रहा है, जो सामान मुझे मैंने खरीदा था 9 लाख का, मैंने बेचा 15, जो यूनिट मैंने बेची है उनकी सेल, और जो यूनिट मैंने बेची उनकी कॉस्ट, मैचिंग मैचिंग, तो आए ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या निकलेगा, 6 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट आया, समझ में नहीं आया, और फिर से बात सस्ता बेचूंगा तो क्या आएगा, लॉस आ जाएगा। मेरी बात इतनी क्लियर हुई है नहीं हुई, बोले बराबर से हाँ या ना। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है नहीं है, आया, कोई दिक्कत है, ठीक है चलिए। पता है ग्रॉस को कहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रॉफिट होता है, दिस इज ओनली ट्रेडिंग। ये ऊपर वाले अकाउंट को मैंने क्या नाम दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि भाई मेरा काम ट्रेडिंग करने का, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, पका पकाया माल खरीदूंगा, पका पकाया माल बेचूंगा, तो मात्र परचेज और सेल करने से, मात्र परचेज और सेल करने से मैंने क्या कमाया, बस। ये इनकम्प्लीट सिर्फ परचेज और सेल है, इसमें फर्दर इनकम,
फर्दर एक्सपेंसेस अभी एड ऑन नहीं हुए हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। जब उनको ऐड और लेस कर दूंगा तब मेरा कंप्लीट प्रॉफिट निकल कर आएगा, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। आया समझ में नहीं आया? तो ग्रॉस को ग्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि इसमें मात्र परचेज और सेल को ही मद्देनजर रखा गया है, बाकी फर्दर इनकम फर्दर एक्सपेंसेस को मद्देनजर नहीं रखा गया है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई नहीं हो गई? आ जाइए बच्चे, इसके बाद ना हम यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। और मेरे बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पता है देखो, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत बच्चों को ना इसके बारे में ना, मतलब जब 11th में पढ़ाया जाता है तो नहीं पता होता। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बच्चे। इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट खर्चे, बस इतना बताते हैं देखो कि बेटा देखो ऊपर डायरेक्ट खर्चे आते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ, नीचे इनडायरेक्ट आते हैं, ओके। और कुछ को तो ये बताते जाते हैं कि बेटा देखो जो डायरेक्ट है गिने चुने खर्चे रटवा दिए, भाई यही खर्चे ऊपर आते हैं, बाकी जो ना मिले वो सब नीचे डाल देना, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता है 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इतना नॉलेज का इतना स्केल डेवलप नहीं होता ना 11th में, पर उनके लायक इतना बहुत है बेसिकली कि हाँ भाई अगर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20-30% भी समझ गए हैं, ओके, ही नहीं है। तो पहले देखो इनडायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट खर्चे। आपको तो सर आपने इनडायरेक्ट इनकम लिखी, डायरेक्ट इनकम तो नहीं लिखी। बेटा डायरेक्ट इनकम मैंने लिखी है, ये जो सेल है ना यही तो हमारी डायरेक्ट इनकम है। अरे यही तो ठंडा है, नहीं है? यही हमारी डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम को आप 12th क्लास में कहते थे RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बच्चे कहते थे ये RFO का मतलब क्या है, तो नॉर्मली बच्चों को बोलते सेल, सेल का मतलब RFO है, ठीक है ना। बेटा सेल इज नॉट RFO, सेल इज अ पार्ट ऑफ RFO। सेल मतलब RFO इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। क्या मैं सेल कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। तो मेरा RFO क्या, मेरा RFO क्या हुआ? फीस कलेक्शन। बोलो हाँ, ये ना, मेरा RFO क्या हुआ? फीस कलेक्शन। क्लियर ही नहीं है? ये मेरा RFO है। तो RFO का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेन धंधे से जो मेन इनकम आ रही है, जो धंधे की इनकम है, समझ रहे हो, उसे RFO कहते हैं। अब मान के चलो कोई आपके पिताजी या माताजी कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, कोई सामान कुछ भी सामान बेचते हैं, तो वो उनके लिए सेल RFO है, ठीक है ना। बट सेल ही RFO होगा? नहीं, सेल RFO है, सेल ही RFO नहीं है, ही मत लगाओ। RFO कुछ भी हो सकता है विच इज मेन ऑपरेशन, आए ना, आपके मेन धंधे की मेन इनकम, आपको जो मेन धंधा है। क्लियर ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? यही हमारी डायरेक्ट इनकम है। उसके बाद जो बचे वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। आया? कुछ भी इनकम, एनीथिंग एल्स। जैसे कि मान के चलो कि 3 फ्लोर की कंपनी है, 2 फ्लोर पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, 1 फ्लोर कंपनी ने अपना रेंट पे दे रखा है, तो रेंट उसको कमाना नहीं है, कमा रहा है वो कंपनी, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कोई भी इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, वॉट एवर रिसीव्ड, इनडायरेक्ट है, बाकी से डायरेक्ट। अपनी भाषा में इतना समझ लो, तुम इससे ऊपर नहीं आने वाला क्वेश्चन। क्लियर है ही नहीं है? अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों की। आ जाओ देखो, वही 11th वाले कॉन्सेप्ट मैं भी लिखता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये बात तो मैं बच्चों को पहले दिन ही बोल देता हूँ कि डायरेक्ट खर्चे कौन से हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। डायरेक्ट खर्चे, एक्सपेंसेस, बोलो, expenses related with, yeah, expenses related with purchases, factory, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तो एक ही बात है, बस शब्द लिख दिया मैंने। कोई भी खर्चा जो परचेज से कनेक्टेड है, फैक्ट्री से कनेक्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है, प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? तुम्हारे डायरेक्ट खर्चे कहलाएंगे। इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो तुम्हें 11th क्लास के अंदर रटवाए जाते थे, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता था तुम्हारा कैरेज, फ्रेट। कैरेज लिखा है, फ्रेट लिखा है, वो तो आएगा ही आएगा। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, समझ गए? आउटवर्ड लिखा है तो मत डाल देना, क्योंकि इनवर्ड का मतलब है माल लाने का खर्चा, माल लाना है कि परचेज का खर्चा। परचेज वाले ही सेल वाले नहीं आते। और बोलो,
वेजेस, पावर, लाइटिंग, लाइटिंग का खर्चा, हीटिंग का खर्चा, कूलिंग। अब हो गया यार ये क्या है? देखो ऑब्वियस बात है, पता है क्या होता है, कई बार जो होता है कम फैक्ट्री एरिया में लाइटिंग बहुत अच्छी करनी होती है, उसका खर्चा। कई बार हमें एटमॉस्फेयर डेवलप करना पड़ता है जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, तो हमें हॉट एरिया डेवलप करना है, कूल एरिया डेवलप करना है, उसके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, तो उसके लिए खर्चा आता है। कोल्ड स्टोरेज होती है, वहाँ पे ठंडा रखना पड़ता है मामले को, कूलिंग का एक्सपेंस है, वो डायरेक्ट खर्चा कहलाएगा आपको। आया कि नहीं आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, पावर, फ्यूल। कई बार तो ऐसे दे देगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, समझ जाना। फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब ये है। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की बिजली, बत्ती, पंखा, पानी। कई बार तुम्हें रेंट देगा, तो नॉर्मली तुम रेंट कहाँ डालते थे? पीएनएल में डाल देते थे। लेकिन अगर बोलते फैक्ट्री रेंट यहाँ, बोलो हाँ ये ना, बोलेगा सैलरी, तुम कहाँ डालते थे? पीएनएल में डालते थे। बोलेगा फैक्ट्री की सैलरी है, डायरेक्ट। समझ गए? जहाँ वर्ड लगाते फैक्ट्री, समझ जाना ऊपर जाना। क्लियर ही नहीं है? जहाँ हिंट दे दे बात ही कर, क्लियर ही नहीं है। इनको छोड़ के जो भी खर्चे होंगे वो सब क्या है? इनडायरेक्ट। क्या है मेरे बेटा? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है मेरे बेटा जी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर ही नहीं है? आया? आ गया? बोलिए। चलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? मतलब जो फैक्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, बस इधर समझ लो। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस रिलेटेड विद ऑफिस एंड एडमिन। एडमिन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट का खर्चा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आया समझ में? नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? अब इसको कुछ भी ले लो, ऑफिस का बिजली, बत्ती, पंखा, पानी, सैलरी वैलरी, चाय पानी, नाश्ता पास्ता सब ले लो यहाँ पर, जो भी लेना है। लेकिन एक बात और बोलूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है? आपने ट्वेल्थ में दो शब्द पढ़े थे ये वाले। एक पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पढ़े थे, और एक पढ़े थे आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पढ़ा या नहीं पढ़ा बताओ? बोलो हाँ या। ये जो ऑफिस एंड सेलिंग है ना, ये ऑपरेटिंग है, बट खाली इनडायरेक्ट में ये नहीं आता, इनडायरेक्ट में नॉन ऑपरेटिंग भी आता है, लाइक इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड आता है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता था। क्लियर ही नहीं है? तो इंडायरेक्ट को आप ऐसे भी कह सकते हो, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डाल सकते हो। क्लियर ही नहीं है? आया? क्लियर है? ये तो ऑपरेटिंग ही होता है, धंधा चलाने वाला खर्चा, मतलब वो खर्चे जिससे धंधा चलेगा। पर नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है कि वो धंधा चलेंगे जरूरी नहीं है। हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? आप ऐसा भी कह सकते हो, ये वाली जो इनकम होती है ना, जनरली जनरली ये वाली इनकम क्या होती है? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम होती है सेल, क्योंकि ऊपर की तरफ है। बोलो हाँ या ना? मतलब ये अगर इनकम नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेंट धंधा नहीं चलेगा, धंधा चलेगा। क्लियर ही नहीं है? धंधा चलेंगे, इनकम होना जरूरी है, पर ये एक्स्ट्रा है, एक सरप्लस है, बोनस है धंधे के लिए। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है ये नहीं है? बस मेरे बच्चों, इनको ऐड करो और लेस कर दो, तुम्हारा क्या निकल कर आएगा? नेट प्रॉफिट। या तो आ जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इसका सीडीबीडी बिल्कुल मत करना, या आ जाएगा नेट लॉस। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका भी सीडीबीडी होता है इफ वी आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा है? हाँ, पार्टनरशिप में। पीनल के बाद जो बनता है वो पीनल एप्रोप्रिएशन बनता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एक तरीके से
आप जो पढ़ रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हो, यहाँ पे पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट नहीं आता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि एक ही मालिक होता है, उसी का प्रॉफिट है, उसी का लॉस है, तो वो काहे अपना एप्लीकेशन बनाएगा, उसे बांटे थोड़ी ना पीएनएल एप्लीकेशन। वो तो सीधा क्या करता है, सीधा प्रॉफिट अपनी कैपिटल में डाल देता है, बोलो आए, सिंपल चलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली पीएनएल एप्लीकेशन नहीं बनता। पीएनएल एप्लीकेशन नॉर्मली पता है कहाँ बनता है, पार्टनरशिप में, जहाँ पर एक से ज़्यादा मालिक हो जाते हैं। सर कंपनी के अंदर ही बनता होगा, ऑफकोर्स कंपनी के अंदर बनता था, क्योंकि पहले कंपनी इस वाले फॉर्मेट पे ही काम करती थी। अब तो आपको पता है कंपनी का फॉर्मेट ही अलग है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट है क्या, और पैसे दो, मैंने कोड याद करवाया था तुम्हें, आए ना, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर रेवेन्यू फिर एक्सपेंस लिखते थे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, याद है कि नहीं है, चेंज इन्वेंट्री, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस लिखते थे वो। तो पहले इसी फॉर्मेट पे कंपनी भी अकाउंट बनाती थी, बट कंपनी वाला फॉर्मेट यूज नहीं करती। तो नए फॉर्मेट में पीनल एप्रोप्रिएशन का कोई सुझाव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पीनल एप्रोप्रिएशन का एक नोट्स अकाउंट बना देते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट के लिए, कि हमने अपने प्रॉफिट को कैसे कैसे बाइफिकेट। पीनल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, कि प्रॉफिट को बाइफिकेट कर देना, इतना डिविडेंड में गया प्रोफेसर के, इतना इक्विटी के डिविडेंड में गया, इतना रिजर्व में चला गया, समझ गए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बाइफिकेशन दिखाते हैं। आया या नहीं आया, हेलो बेटा, मेरी तरफ से तो ओके है। मेरी तरफ से तो ओके है। आया, चलिए अब बताओ आप क्या करते थे, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर कर देते थे, बिल्कुल, ट्रांसफर टू कैपिटल, मतलब मालिक को दे दो ना कैपिटल में, और लॉस होता तो कैपिटल से लेस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस मालिक का ही होता था। ट्रांसफर टू कैपिटल, आया सही में नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है, डन है, बस इतना सही, इतनी सी बात है मेरे बेटे, और कोई बात नहीं। आया, क्लियर है, ये फॉर्मेट है, कोई दिक्कत, देखो अब अगर मैं बात करूं अबाउट बैलेंस शीट, फॉर्मेट क्लियर है यहाँ तक का। अब अगर मैं बात करूं किसकी, बैलेंस शीट की, किसकी बात करूं मेरे बेटा, बैलेंस शीट की बात करूं, तो देखो एक बार समझ लेना, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, और वो जो फॉर्मेट है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 12 के अंदर, बट वो कंपनी के लिए है, नॉर्मली पार्टनरशिप के लिए या फिर सोलोबिलिटी के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट कई सीए बना लेते हैं अपना फॉर्मेट, या फिर कंपनी के जो प्रीवियस फॉर्मेट्स थे ना, उन्हीं फॉर्मेट को हम यूज़ कर लेते हैं, समझ गए। अब वो फॉर्मेट क्या है ये समझो, एक्चुअली क्या है कि बैलेंस शीट से कनेक्टेड दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट से कनेक्टेड दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो दो बातें क्या हैं, एक है मेरे बेटा ग्रुपिंग, और एक है मेरे बेटा मार्शलिंग। बोलो क्या है, बोलो फटाफट से, ग्रुपिंग और मार्शलिंग, ये वाली बात क्लियर होती है। पता है ग्रुपिंग का मतलब होता है सेम नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अंडर वन हेड,
मतलब एक जैसी एसेट, ये एक जैसी लायबिलिटी एक हेड के अंदर आ जाए। मैं तुम्हें हिंट देके समझा दूंगा। क्या जब तुमने क्लास 12th के अंदर पूरा फॉर्मेट पढ़ा था तो तुमने देखा था कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, अब जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी वो लॉन्ग टर्म बोरिंग की हेडिंग में दिखेगी। लंबे समय वाली उधारियां, मोर देन 12 मंथ वाली उधारियां, बोलो हाँ या ना। जैसे नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट था और फिक्स एसेट के अंदर भी टेंजिबल की कैटेगरी थी, तो जितनी भी टेंजिबल एसेट होंगी वो सब कहाँ दिखेंगी, नॉन करंट में, फिक्स में, टेंजिबल की हेडिंग में। ऐसी इंटेंजिबल की अलग कैटेगरी बन गई थी, बोलो हाँ या ना। हाँ ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है लंबी इन्वेस्टमेंट, वहां दिखी। मतलब अलग अलग घर बना दिए गए थे, एक जैसे सेट के अलग अलग घर, उन घरों को हमने क्या बोल दिया, हेड। क्या बोल दिया, हेड। तो सेम नेचर ऑफ एसेट लायबिलिटी अंडर वन हेड, इसे ग्रुपिंग कहते हैं, मतलब ग्रुप कर दिया हमने उन्हें। मतलब वो बैलेंस शीट में बिखरे हुए नहीं है कि ऐसा नहीं कि लैंड एंड बिल्डिंग एक ऊपर है और प्लांट एंड मशीनरी नीचे है। हाँ भैया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल है, तो टेंजिबल के घर में डालो, एक साथ दिखना चाहिए, सब कुछ एक साथ दिखे, वो आए ना, वो बिखरे बिखरे ना डोले। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात क्लियर होगी, इसे ग्रुपिंग कहते हैं। तो ग्रुपिंग कनेक्ट कर लिया सारे बच्चों ने, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हम मार्शलिंग की। ये सर मार्शलिंग क्या होती है, मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट, बोलो क्या, अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अरेंजमेंट मतलब सिक्वेंसिंग, अरेंजमेंट की सिक्वेंसिंग, सिक्वेंस करना, मतलब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, समझ गए, सिक्वेंसिंग। अब सिक्वेंसिंग करना भी दो तरीके का होता है, ठीक है। सिक्वेंसिंग करना भी दो तरीके का होता है, एक होता है सिक्वेंसिंग इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, बोलो, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, क्लियर नहीं है। अब आप कहोगे सर ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है लिक्विड एसेट्स एंड लायबिलिटी फर्स्ट, परमानेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी सेकंड, समझे, समझे नहीं समझे। मतलब जो लिक्विड एसेट है, जो लिक्विड लायबिलिटी है, उन्हें पहले दिखाओ, बोलो हाँ या ना। मतलब वो एसेट जो जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कैश में, उन्हें पहले दिखाओ। वो लायबिलिटी जिन्हें आप जल्दी पे करोगे कैश में, उन्हें पहले दिखाओ। बाकी परमानेंट एसेट, परमानेंट लायबिलिटी मतलब लंबे समय वाली एसेट, लंबे समय वाली लायबिलिटी, उन्हें बाद में दिखाओ। देखो लिक्विड, इन ऑर्डर लिक्विड। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, उल्टा, अपोजिट ऑफ इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, क्या मेरी बात क्लियर है ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। अपोजिट ऑफ इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मेरी बात इतनी क्लियर हो गई, बोलो फटाफट से हाँ या ना। मेरी इतनी बात क्लियर हो गई, डन है मामला। तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो इसका उल्टा, मतलब यहाँ पे क्या करो, परमानेंट एसेट लायबिलिटी पहले दिखाओ और लिक्विड एसेट लायबिलिटी बाद में दिखाओ। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, बात समझना। एग्जांपल कहाँ बना, चलो यही नीचे बना देता हूँ, नहीं तो स्पेस उधर की तरफ भगेगा। देखो थोड़ा सा ब्रीफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर अपने 11th के अंदर हम कभी भी, मैं तो कभी फॉलो नहीं करवाते इस चीज़ को, क्योंकि बच्चे कर ही नहीं पाते।
यशिका दीदी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से सब कुछ सही चल रहा है, मामला एकदम टपाटप, कभी आवाज नहीं आ रही, कभी वीडियो रुक रही है। भैया इतना मुआवजे का पैसा कहीं लेके मत जाओ, पहले बता रहा हूँ। थोड़ा खर्च कर लो, नया मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, आईपैड ले लो, आईपैड। चलो, अफसर वीडियो रुक गई, अफसर आवाज नहीं आ रही, अफसर स्क्रीन काली हो गई है, काली हो गई है। 4 बार तो मैंने देख लिया, नलायक। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, 11th के अंदर मैं कभी भी फॉलो नहीं करवाता बच्चों से, कभी भी नहीं कहता, वो बेचारे होंगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे हम बैलेंस शीट मैच कर लिए, बहुत बड़ी बात है ना। उनके लिए तो ये होता था, उनको तो पता है कितना, मतलब कितना खूबसूरत लम्हा होता है जब बैलेंस शीट मैच होती है ना, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बैलेंस शीट मैच कर गई है, हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। बट अगर आप फाउंडेशन में, क्योंकि आता है ये वाला क्वेश्चन, फाउंडेशन में थोड़ा बहुत इसको फॉलो कर लोगे तो शायद चीज़ें थोड़ा खुश हो जाएगा, ये थोड़ा खुश हो जाएगा। क्लियर ही नहीं है, मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बस इतना समझ लो। इन ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। बेटा अगर मैं थोड़ा सा इसका मामला बताने लगूँ तो देखो ऐसे समझो, बस इतना बहुत है मेरे लिए। यहाँ पे आप क्या लिखते हो बैलेंस शीट में? लायबिलिटी। और यहाँ पे क्या लिखते हो आप? एसेट्स। क्लियर ही है? तो देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है पता है? जैसे कैश, बैंक, डेटर, BR, इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक। आप समझ गए? मोटी मोटी बात करूं, मैं क्या दिखा रहा हूं? करंट एसेट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लोन वगैरह लंबे समय के, मतलब लोन दे रखे तो लोन एडवांसेस। क्या दिखा रहा हूँ एक तरीके से मैं? नॉन करंट एसेट। सही कह रहा हूँ? इलिक्विडिटी। डाइजेस्ट हो रही है मेरी बात, नहीं हो रही है? सबको हो रही है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो, जैसे कि क्रेडिटर्स, BP, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या दिखा रहा हूं मैं? करंट लायबिलिटी। लेकिन लेकिन जैसे कि बैंक लोन, आए ना, कैपिटल, कैपिटल तो बिल्कुल आखिर में डाल दो, क्योंकि ये तो परमानेंट ही है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। धंधा खत्म होगा तब कैपिटल खत्म होगी। ये क्या हो गया एक तरीके से? नॉन करंट, लंबे समय वाली। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है ये नहीं है? मतलब जो कैश के नियर है उन्हें पहले, जो कैश से दूर है उन्हें बाद में। और आया समझ में नहीं आया? जो एकदम से पे नहीं करेंगे, जो एकदम से बेचेंगे नहीं हम, वो दूर है। बोलो हाँ ये ना? अरे क्लियर है? लेकिन मेरे बच्चों, मान लो अगर मैं बनाने लगूँ क्या, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ
आगे समझ में, उल्टा कर दिया मैंने। क्लियर है? ये इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है। क्लियर है? यहाँ पे तो बिल्कुल कैपिटल सबसे पहले दिखाना, आप दिखाते भी यही हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, जो तुमने 12th के अंदर बैलेंस शीट पढ़ी थी वो किस पैटर्न पे थी? परमानेंस पैटर्न। ऐसे ही करते थे तुम? बोलो हाँ या ना। तो जो बैलेंस शीट मतलब जो कंपनी का फॉर्मेट बना हुआ है वो परमानेंस पे है। और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता ना, तुम्हें परमानेंस से लगाना है। क्वेश्चन कहेगा लिक्विडिटी दिखाओ, बट अगर तुम्हें एग्जाम में मेंशन कर दिया ना लिक्विडिटी, तो समझ लो गिनी चुनी एसेट है ना, गिनी चुनी करंट एसेट हो, पहले दिखा दो। समझ गए? आया? ये बैलेंस शीट है, इसमें और कोई वैसे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, हेडिंग सब हेडिंग तुम्हें याद करनी है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? आगे चले। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने फॉर्मेट की बात कर ली आपसे, मैंने रूल्स की बात कर ली आपसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरे बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो देखो आपको मैं एक बात क्लियर करता हूँ, मैंने आपको बताया कि आपको एक ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी क्या मिलेगा, बना बनाया मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नया क्या आ सकता है ट्रायल बैलेंस में, कि ट्रायल बैलेंस गलत दे दिया बना के। क्या दे दिया? गलत। मतलब ऐसा मानो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ना ऑलरेडी आपको दे रखे थे, सस्पेंस ओपन करके दे रखा था, और क्वेश्चन बकायदा बोला हुआ था कि ये जो था अकाउंटेंट थोड़ा नो सीखा था, उसे नॉलेज नहीं थी, ऐसी कहानी तो बना देंगे, है ना। और उसे आता ज़्यादा कुछ नहीं था, उन्हें गलत ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप इसे सही करें, ऐसा फील कराता है क्वेश्चन तुम्हें कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब इसे सही करें और फिर कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाए। तो पहले ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करना है, सही करना है, और फिर एक ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनानी है। आया समझ नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? बहुत बढ़िया। तो देखो आपको पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या मिलने वाला है आपको, एसेट्स, और क्या मिलेगा आपको, लायबिलिटी, और क्या मिलेगा आपको, कैपिटल, और क्या मिलेगा आपको, इनकम, और क्या मिलेगा आपको, एक्सपेंस। और ये आपको क्या करना है मेरे बच्चों, टोटल। ये आपकी एसेट्स, ये आपकी एक्सपेंस, और आपको पता है लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, क्या कर दो, आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो आइए ना। अब आपको इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पर क्या बनाना है मेरे बच्चों, फाइनल अमाउंट वगैरह, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया। बट आपको कुछ मिलेंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या मिलेंगी? जैसे आप एडजस्टमेंट करते हो, कहाँ मिलते हैं वो, ट्रायल बैलेंस के नीचे। अरे बोलो आइए ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सुनते रहे ना, मैं आपको एडजस्टमेंट बताना चाह रहा हूँ, एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो कई बच्चे तो ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। कई बच्चों के मन में ऐसा सवाल होता है कि एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। एडजस्टमेंट तुम्हें कहीं पर भी मिल सकती है, इधर उधर ऊपर नीचे अंदर बाहर, अंदर भी मिलती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है, एडजस्टमेंट इट्स सिंपल ट्रांजेक्शन। बोलो, एडजस्टमेंट इज सिंपल, इट्स सिंपल ट्रांजेक्शन ऑफ विच डबल एंट्री इज पेंडिंग। ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन है जिसकी डबल एंट्री पेंडिंग है। ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन है जिसकी डबल एंट्री क्या है, पेंडिंग है। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन है जिसकी डबल एंट्री पेंडिंग है। आया समझ में नहीं आया?
बोलो हाँ या ना। ये सिंपल ट्रांजेक्शन जिसकी डबल एंट्री पेंडिंग है। अब दिमाग लगाओ, डबल एंट्री का मतलब क्या है कि उसका डेबिट भी पेंडिंग है और उसका क्रेडिट भी पेंडिंग। मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस पहुंचे हैं तो वो कैसे पहुंचे हैं? ऑब्वियस बात है, पहले वो जनरल में गए होंगे, फिर वो लेजर में गए होंगे, लेजर में कास्टिंग, बैलेंसिंग, टोटल वगैरह करा होगा, हमने सीडी बीडी निकाला होगा, और वो जो लेजर से बीडी निकाला होगा वो ट्रायल बैलेंस में गया होगा। यानी कि कोई भी आइटम अगर यहाँ पहुंचा है तो वो जर्नल से पहुंचा है, जर्नल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस। और जब जर्नल में पहुंचा होगा तो डबल एंट्री लगी होगी नहीं लगी होगी? उसकी लगी होगी। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर जो आइटम अवेलेबल है उसकी डबल एंट्री पास हो चुकी है। बोलो हाँ या ना। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ जो ट्रांजेक्शन दे रखी होंगी जिसे आप एडजस्टमेंट बोल देते हो, है ना, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी, वो क्या है? ये ट्रांजेक्शन है बट इनकी डबल एंट्री नहीं लगी। डबल एंट्री का मतलब क्या है? इनका जर्नल नहीं बना, जब जर्नल नहीं बना तो लेजर में नहीं गए, जब लेजर नहीं गए तो ट्रायल बैलेंस में भी, मतलब इनका इफेक्ट जो यहाँ ट्रांजेक्शन होती है इनका इफेक्ट ऊपर ट्रायल बैलेंस में होता नहीं है। बोलो आएंगे। अब क्या करें? अब या तो दोबारा इसका क्या करो, जनरल बनाओ, जनरल में डालो, लेजर में डालो और एक नया ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करो, पर टाइम टेकिंग अप्रोच हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो ये कहा जाता है कि जो बन गया वो बन गया, ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट मत करो, दोबारा मत बनाओ, जो बन गया वो बन गया। इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर, बोलो इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनानी शुरू कर दो और डायरेक्ट ये जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है इनका जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट ना डाल के सीधा इंपैक्ट डाल दो कहां पर? फाइनल अकाउंट में। अब क्योंकि तुम इन ट्रांजेक्शन को एक रूट से लेके नहीं जा रहे, एक साइकिल से लेके नहीं जा रहे, सीधा उठा के मतलब हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे हो, लैंडिंग करा रहे हो डायरेक्ट। कहां पर लैंडिंग करा रहे हो? ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में। दैट्स व्हाट वी आर कॉल्ड एडजस्टमेंट। हम इन्हें एडजस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। आया से में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। एक कॉमन एग्जांपल देके बात कर देता हूं। जैसे मैंने रेंट पे करा, रेंट तो 12 महीने का पे करते हैं, हाँ या ना। मैंने 11 महीने का पे कर रखा था और 11 महीने की एंट्री लगा रखी थी। बोलो हाँ या ना। रेंट टू कैश, 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 रेंट टू कैश। कितने महीने की? 11 महीने की। तो वो 11 यहाँ पे रेंट कितना दिख रहा होगा? 11 महीने का। 11 बार डेबिट कर, 11 बार की अमाउंट दिख रही होगी भाई। रेंट मान लो मैं हर महीने का 1,000 रुपये पे कर रहा हूँ मान लो, तो 11 महीने का कितना हो गया? 11,000। तो यार रेंट, खर्चे यहाँ पर रेंट दिख रहा हो 11,000 रुपया, ठीक, दिखना कितना चाहिए? 12। खर्चा तो 12 बनता है। बोलो हाँ या ना। तो तुम कहते यार 1 महीने का पे नहीं करा ना इसलिए एंट्री नहीं लगी उसकी, पे नहीं करते उसकी एंट्री, तो भैया खर्चा तो है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो तो करना है। तो क्या करोगे? सीधा एंट्री मत बनाओ। अब रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री मत बनाओ, सीधा उठाओ हेलीकॉप्टर शॉट मारो। वो हेलीकॉप्टर शॉट ही एडजस्टमेंट है। आया समझ आया? सीधा जब तुम रेंट लिखोगे कहां पर? ट्रेडिंग और पीनल में लिखोगे रेंट, अरे बोलो हाँ या ना। वहां पर क्या करना? 1,000 और ऐड कर देना हैंड टू हैंड। कितना दिखा दोगे? 12। मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, तो रेंट को खर्चा मान के डेबिट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है? लायबिलिटी। एंड टू एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखा दिया। आप समझ गए? मतलब हम उसे जर्नल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से लेके नहीं आए, सीधा उठा के हेलीकॉप्टर शॉट लगाया ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में। आया सही में नहीं आया? इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। आया सही में नहीं आया? इसमें एक मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट बता रहा हूं मैं आपको जो आपको मिलती है, विच इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक में एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो मिलती ही मिलती है 99.99%। समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अभी चर्चा करूंगा तुमसे इसके बारे में, चिंता मत करो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें मिलती ही मिलती है। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक की जल एंट्री क्या होती है? वैसे आपको रटा हुआ होगा क्लोजिंग स्टॉक, भाई एक ट्रेडिंग की तो क्रेडिट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं, याद आ रहा है? ऐसा करते थे नहीं करते थे? आज जवाब नहीं निकल रहे तेरे मुंह से। क्लोजिंग स्टॉक की जल एंट्री बताइयो। मैं बता देता हूँ। बोल।
चलो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर ही नहीं है? इसकी जनरल एंट्री बनती है क्लोजिंग टू ट्रेडिंग। अब आप क्या करते हो, ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हो, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि तुम्हारी एसेट है तो तुम बैलेंस शीट की एसेट में दिखा देते हो। ऐसे में नहीं आया। ये कब करते हो, जब ये एडजस्टमेंट में गिवन होता है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? पता है कई बार क्या होता है, अब मैं तुम्हें यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये तो मेरे इसके बारे में बताना है एडजस्टमेंट। ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, तो बस इसका एक नियम समझ लो कि यहाँ पे जो भी आइटम होगा वो तो एक जगह जाएगा। एसेट बैलेंस शीट, लायबिलिटी बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल है तो पीएनएल। बट जो एडजस्टमेंट होंगे वो कितनी जगह जाएंगी? दो, क्योंकि उनकी डबल एंट्री पेंडिंग है। उनका डेबिट वाला एस्पेक्ट भी जाएगा और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट भी जाएगा, और वो डेबिट और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट प्लस और माइनस के फॉर्मेट में होगा। बोलो हाँ या ना? जैसे मैंने रेंट का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल दे दिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो सैलरी मैंने 15 महीने की पे कर दी, तो मैंने सैलरी की 15 महीने की एंट्री लगा रखी होगी। बोलो हाँ या ना? सैलरी डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश। मतलब 2,000 रुपये की सैलरी पे कर रहा हूँ, तो 15 महीने की कितनी होगी? 30,000 रुपये। तो सैलरी यहाँ पे 30,000 रुपये दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पे तो खर्चा तो मेरा 12 महीने का आना चाहिए। मतलब एडवांस सैलरी पे कर रखी है, उसकी मैंने अभी तक एंट्री बनाई नहीं है। एडजस्टमेंट करी करूंगा। अब क्या एंट्री करूंगा बताओ? सैलरी मैंने डेबिट कर रखा है, उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या कर दूंगा? एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी टू सैलरी। बोलो हाँ या ना? अब सोचो, एंट्री सोची तुम दिमाग में, एंट्री लिखनी नहीं है, सोचनी नहीं है ये वाली। तो क्या करोगे? सैलरी कम करनी है ना, तो जब पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा सैलरी दिखाऊंगा 30,000 रुपये, वहां पे 6,000 रुपये माइनस कर दूंगा। क्रेडिट का मतलब माइनस, कम करना है। आया? और एडवांस सैलरी होगी मेरी एसेट, बैलेंस शीट के एसेट में ले जाऊंगा 6,000 रुपये। आया समझ नहीं आया? डायरेक्टली एडजस्ट कर रहे हो आप, मतलब आप उसका जर्नल या लेजर ट्रायल में नहीं बना रहे, सीधा प्लस या माइनस कर रहे हो, डायरेक्ट एडजस्ट कर रहे हो। हेलीकॉप्टर शॉट। आया से नहीं आया? मेरी बात इतनी क्लियर है, डाइजेस्ट हो गई। नाउ अब मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, आपको पर वाला फॉर्मूला याद है सीओजीएस वाला? याद है? बहुत बढ़िया था सीओजीएस वाला फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ना एक बात आपको समझाता हूँ। ये बात ट्रायल बैलेंस से कनेक्टेड बातें हैं। इधर देखना, ट्रायल बैलेंस, यहां पर मैं लिख देता हूं मेरे बच्चों एस एट। सुनना आराम से। यहां पर आपको मिलता है ओपनिंग स्टॉक, यहां पर मिलता है आपको नेट परचेज। जैसे आपको पता है कि परचेज और परचेज रिटर्न अलग अलग मिल सकते हैं। परचेज डेबिट में होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट में होगा। कि नेट परचेज क्लोज, बात तो वही है। दोबारा बोलूं, परचेज यहाँ और परचेज रिटर्न यहाँ, कि नेट परचेज, बात तो एक ही बात है। तो मैं नेट परचेज से डोमिनेट कर रहा हूँ। और डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट खर्चे जैसे कि कैरेज, फ्रेट, वेजेस, वॉट एवर। बोलो आइए ना? तो आपको बताऊं, जब ये चीजें यहाँ डेबिट में होती हैं, ओपनिंग स्टॉक एसेट है डेबिट, परचेज खर्चा है डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चे हैं डेबिट, तो पता है क्या होता है? ये ध्यान रखना कि जब ये तीनों ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, तो इन तीनों के साथ क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आने वाला नहीं है। अगर ये तीनों ट्रायल बैलेंस में है, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें पता है कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। कहां मिलेगा? मतलब घर के बाहर। कहां मिलेगा? घर के बाहर। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? आओ इसे एक मसाले से समझाता हूं। सपोज मान लो ये एक परिवार है। हाँ, ये एक परिवार है। इस परिवार का एक लड़का है, उस लड़के का नाम है सीओजीएस। उस लड़के का नाम क्या है? सीओजीएस। लड़का बाहर पढ़ने के लिए गया था, इसे एक विलायती बहू पसंद आ गई थी, इसने शादी बना ली। उस विलायती बहू का नाम है क्लोजिंग स्टॉक।
बहू। अब क्योंकि ये बहू है, इसे घर वाले पसंद नहीं करते थे। बोलो हाँ या ना। अब बहू, बेटा क्या करा, बहू को ब्याह के इंडिया में ले आया और खुद बाहर चला गया। फिर बहू इंडिया में ही है उसके परिवार वालों के साथ। बोलो हाँ या ना। बेटा कहाँ है, बाहर। समझ गए। अब ये इसको पसंद करते हैं, नहीं करते, तो इन्होंने इसको कह दिया या तो हम रहेंगे तू रहेगी। तो घर के अंदर तीनों है, बहू बाहर चौखट पे पड़ी है, एडजस्टमेंट चौखट है। बोलो हाँ या ना। आप समझ गए, क्लियर ही नहीं है। तो अगर ये तीनों घर में है तो ये बाहर रहेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन एक दिन की बात है, विलायत से बेटा लौटा। बेटे का नाम क्या था। जैसे बेटा लौटा, बेटे ने देखा, हाँ ये क्या हो रहा है, मेरी बहू चौखट पे। समझ गए। उन्हें देखा मेरी बहू पड़ी हुई है चौखट पे। हाँ ये ना, इसने मैं घर पे छोड़ के गया था। मैं बोला क्या कर रही है यहाँ, क्यों लेटी हुई है यहाँ, पागल हो गई है। इनने बोला, बहू ने, तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया है। ठीक है। तो बेटे ने बोला उठ उठ चल मेरे साथ। समझ गए। ठीक है, बात क्लियर होगी नहीं होगी। हाँ ये ना, चल मेरे साथ। अब जैसे जैसे घर के अंदर कौन आया, बेटा आया। जैसे घर के अंदर बेटा आया, बेटे के साथ कौन आ गई। अब बहू क्या लेगी, रिवेंज। जैसे बहू आई, बहू ने इन तीनों को बाहर कर दिया। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। अरे बोलिए फटाफट से हाँ या ना। लॉजिक समझ लो दादा जी, लॉजिक समझना बस। देखो, अब लॉजिक की बात कर लेते हैं बस। COGS का फॉर्मूला क्या था, यहां तक क्लियर होगी मेरी बात। ये तुम्हें याद करने की मैंने कहानी बना दी कि भाई ठीक है, अगर ये आएंगे तो ये तीनों बार हो जाएंगे। अब यानी ये तो ये दिखेगा तीनों, ये दोनों दिखेंगे, है ना। अगर ये तीनों दिख रहे हैं तो COGS का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखेगा, बाहर। ये ध्यान रखना, दिखेगा बाहर। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर है तो वो बाहर दिखने वाला नहीं है। क्लियर ही नहीं है। अरे बोलो हाँ ये ना। पहली बात क्लियर हो गई। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है। ठीक है, मेरी इतनी बात क्लियर है। आया से भी नहीं आया। अभी देखो, जब COGS आया तो ये तीनों बाहर के हुए, क्योंकि क्योंकि COGS के अंदर ओपनिंग भी है, नेट परचेज भी है, डायरेक्ट खर्चे भी है। तो दो बार थोड़ा ना दिखाऊंगा। जब मैंने COGS दिखा दिया तो ऑटोमेटिक तीनों आ गए इसके अंदर। तो ऐसे तो क्लोजिंग स्टॉक भी इसके अंदर आ गया। लेकिन सोचो, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते थे। कौन से इफेक्ट होते थे, दो। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बोलो हाँ ना। तो ट्रेडिंग वाला इफेक्ट तो आ गया इसके अंदर ही, बट एक एसेट वाला इफेक्ट यहां पर आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। भाई क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह दिखाते थे ना आप। अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां होता था, दो जगह दिखाते थे। कहां पर, एक तो ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग वाला इफेक्ट तो कहां आ गया, COGS के अंदर आ गया ना। लेकिन एसेट वाला इफेक्ट आएगा, वो दिखाएंगे यहां पर अलग से। आया समझ में नहीं आया। तो क्या समझे बाबू, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो दो जगह जा रहा है, ट्रेडिंग में भी जा रहा है और एसेट में भी जा रहा है। तीन में भी यही सोचते क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग में भी जाएगा और एसेट में भी जाएगा। बोलो हाँ ये ना। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो मात्र एक जगह जाएगा, वो क्या है, एसेट में। और यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक दिखा नहीं, पहले दो जगह डालो, फिर कहते हैं बैलेंस शीट मैच ही नहीं कर रही। दो जगह दिखा रहे हो बिना बात किया, कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे।
क्योंकि क्या था, और ये तो इतना सा भी कॉन्सेप्ट लगा लोगे ना कि भैया ने इतनी बात बोली थी कि ट्रायल बैलेंस आइटम सिर्फ एक जगह जाता है, बोलो हाँ ये ना, बात ही खत्म हो गई। क्लोजेस तो क्या हो रहा है, डेबिट तो कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट की एसेट में आना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, आया डाइजेस्ट होगी मेरी बात, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, क्लियर ही नहीं है, बोलो आइए। एक फॉर्मूला होता है एडजस्टेड परचेज का, हालांकि 12th के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी समझ लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आगे बताओ ऊपर वाले फॉर्मूले में नीचे वाले फॉर्मूले में अंतर क्या है। तो यानी कि बेटा COGS का फॉर्मूला ये भी बन सकता है, एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है। यानी कि मैं COGS को ऐसे भी लिख सकता हूं, एडजस्टेड परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। डन, बात वही होगी, आगे बस अभी आ गई। ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट, ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये 11th में तो नॉर्मली बहुत कम देते हैं, मतलब बहुत खरूट टीचर देते हैं, बट फाउंडेशन मिल सकता है। फाउंडेशन में ये गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से, बेसिक नॉलेज है बच्चे गड़बड़ करते हैं वाली। आया, बोले क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। एक बार देख कर कोई बच्चा आ गया तो ठीक है, ना तो मैं शुरू करता हूँ। चले बड़े, ठीक है, अभी कोई आया नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वो सारी बातें थी मिली जुली, 12th की भी आई, मतलब 11th की भी आई, थोड़ी नई बातें भी हो सकता है आपको लगाओ कि हाँ कुछ नई बातें हमने सीख ली हैं, बातें सारी हो गई हमारी, ठीक है। इसमें इसके अलावा और कुछ है नहीं, बट एक नई चीज जो तुम पढ़ोगे वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ऑफ कोर्स ये कौन बनाएगा, कोई ट्रेडर तो बनाएगा नहीं, जो मैन्युफैक्चर को वही बनाएगा। मैंने को बताया था पहले, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, फिर वो ट्रेडिंग करेगा, फिर वो P&L बनाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉफिट नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन निकाली जाती है, भाई ये मेरा प्रोडक्शन था, फिर वो प्रोडक्शन जहाँ पे तुम ट्रेडिंग में परचेस दिखाते हो ना, क्योंकि मैन्युफैक्चर परचेस तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन कहाँ से निकालेगा। तो जहाँ परचेस रखते हैं ना, वो परचेस लिख के प्रोडक्शन लिखता है वो, तो प्रोडक्शन निकालते हैं कहाँ से, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, उस प्रोडक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, मतलब प्रोडक्शन का मतलब फिनिश गुड्स, कहाँ से निकालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से, उसे ट्रांसफर कर देगा ट्रेडिंग में, बेचेगा प्रॉफिट एंड फिर P&L। क्लियर है नहीं है, अरे क्लियर है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का है, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है बेटा, मेन जो मुद्दा है। क्लियर है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी सिखा सकता हूँ, बट मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखाऊं, मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा तुम्हें डेप्थ नॉलेज दे देता हूँ, जिससे तुमसे तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी ठीक सी बन जाए। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो देखो
आज जो चर्चा मैं खत्म करूंगा वो कहाँ पे खत्म करूंगा, जो डेप्थ देना है। अकाउंट देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अकाउंट क्लियर ही नहीं है। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप ना अभी जब आगे पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जब आप फाउंडेशन पास कर लोगे तब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, ठीक है। प्रमोशन कर रहा हूँ, बड़ा थोड़ा प्रमोशन, ठीक है। कॉस्ट शीट में, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम नॉर्मली ये बताते कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या बताते मेरे बेटा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कि कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं, मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं, मतलब कितनी तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्लियर ही नहीं है। तो तीन तरीके की नॉर्मली कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती है। एक कि ध्यान रखना, यहाँ पर हम गुड्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं ऊपर घर में बैठ के चलो आओ अकाउंट मैन्युफैक्चर करता हूँ, बच्चे को पढ़ाना है, सर्विस है वो तो, नॉलेज है, हाँ है ना। गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, सर्विस मैन्युफैक्चर नहीं होती। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है। आगे, तो अगर मैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूं, पता नहीं आया इस वाले कलर में, अगर मैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूं तो देखो एक प्रोडक्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा अदर। मटेरियल, लेबर एंड अदर, ये इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा जी, मटेरियल, लेबर और अदर, तीन तरीके कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, मटेरियल, लेबर और अदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध, चाय पत्ती, थोड़ा बहुत पानी भी डालेंगे, पतली चाय बनाएंगे हम, दूध, अदरक, अभी गैस नहीं चाहिए, और चाय बनाने वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर ही नहीं है, ठीक। मैं मटेरियल की बात करता हूँ, मुझे मटेरियल के बारे में बताइए। हाँ जी, तो चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध वगैरह, वो क्या आपका मटेरियल हो गया, बोलो हाँ या ना। लेकिन चाय बनाने वाला, दैट इज लेबर, लाइक मम्मी, आप, पापा, वट एवर जो भी बनाता हो। अदर एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, लाइक मशीनरीज, गैस, मशीनरी, गैस मशीन हो गई हमारे लिए, जो टूल है, लाइटर, ठीक है ना, या फिर कंज्यूमेबल्स, माचिस, कंज्यूमेबल्स हो जाता है हमारे लिए वो, समझ गए, ये अदर्स में आ जाता है, क्लियर ही नहीं है। तो बेटा कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, अदर्स डेप्रिसिएशन आता है बर्तन में, मशीन डेप हो जाता है ना वो। तो लेबर दो तरीके की होती है, मटेरियल दो तरीके के होते हैं, और अदर एक्सपेंस भी आपके दो तरीके के होते हैं। बेटा एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट,
एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। मेरी बात क्लियर हो गई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? देखो, मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल देके बात को आगे बढ़ाऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की इसमें हम, ठीक है ना? इतनी समझ में आएगा तुम्हें फिर भी। जैसे कि अगर मैं इमेज बन रही है तो बताओ मेज बनाने के लिए क्या चाहिए? फेविकॉल या कील या लकड़ी चाहिए? पहले लकड़ी। लकड़ी क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। बट ऑब्वियस बात है इसके पीछे ऑटोमेटिक फेविकॉल और कील आएंगी, तो क्या होगी? इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल के पीछे जो आए वो इनडायरेक्ट है। जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी वो डायरेक्ट मटेरियल है, उसके बाद जो एंसिलरी रिक्वायरमेंट है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, जैसे कि जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट मशीन चला रहे हैं, उसको मशीन को चलाने वाला हेल्पर जो है, जो फैक्ट्री एरिया में काम कर रहा है, मशीनें ऑपरेट कर रहा है, वो कौन सी लेबर हुई? डायरेक्ट। लेकिन जो ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, या कोई भी एडमिन ऑफिस बैठा हुआ है, वो क्या है? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा। आप समझो, लेबर में सैलरी और वेजेस दोनों आ गई, वेजेस वाला पार्ट यहाँ आ गया, सैलरी वाला पार्ट यहाँ आ गया। आसान भाषा में समझाऊं तो मैं, अदर एक्सपेंस में क्या हो गया कि वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। एग्जांपल, जैसे टीएस केवल आपकी एक बुक हुआ करती थी, बुक होती है ना? उसको छापने वाला बंदा कौन है? सुल्तान चंद। पब्लिशर तो वही है, बस सुल्तान चंद ने वो किताब लिखी नहीं है, लिखने वाला बंदा ऑथर कौन है? टीएस गेवाल। तो टीएस गेवाल की फैमिली को उसकी रॉयल्टी जाती है आज भी। तो यानी कि ऑब्वियस बात है, सुल्तान चंद, अब तुम सब पब्लिशर बन के सोचो, सुल्तान चंद बन के सोचो कि सुल्तान चंद ये जानते हैं कि मैं इस किताब को तभी छाप पाऊंगा और बेच पाऊंगा जब मैं इस परिवार को क्या पे करूंगा? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हो रही है? प्रोडक्शन से हो रही है, कि प्रोडक्शन ही तभी होगा, रॉयल्टी का एग्रीमेंट होगा तब। रॉयल्टी कौन सा खर्चा होगा इसका? डायरेक्ट। ना वो लेबर है ना वो मटेरियल है, वो रॉयल्टी होगी। चॉकलेट बनती है तो चॉकलेट बनाने के लिए क्या चाहिए? सांचे चाहिए, मोल्ड। तो मोल्ड बनवाना अपने आप में क्या है? खर्चा है। कौन सा खर्चा है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी मैं और अभिषेक ना एक एग्जीबिशन में गए थे प्रगति मैदान में, तो वहाँ पे प्रिंटिंग के नए सॉल्यूशंस अवेलेबल थे। मतलब एक नया सॉल्यूशन आ रहा है, प्रिंटिंग सॉल्यूशन, जैसे मतलब चाइना और जापान में तो वो ऑलरेडी चल रहा है। जो वीडियो देखने को मिलती है चाइना जापान की देखने को मिलती है, बट वो इंडिया के अंदर भी आ रहा है धीरे धीरे, हाँ ना? अब वो मोल्ड क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन है, अब मुझे पेन के सरफेस पे प्रिंट करना है, तो नॉर्मली इंडिया के अंदर जो सोल्यूशन है वो भी स्क्रीन प्रिंटिंग का सोल्यूशन है। स्क्रीन प्रिंटिंग मतलब प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक को मैं लेजर के ऊपर नहीं लगा सकता, जला देगी। ये तो जो मेरे पास मशीनरीज हैं वो लेजर मशीन है। आपको मुझे कहेगा भाई ये प्रिंट कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ये प्लास्टिक है, ये फाइबर है, और वो लेजर मारेगी तो जलाएगी, गलाएगी, क्योंकि वो आग फेंक रहा हूँ मैं तो उसके ऊपर। आप मेरे पास समझ गए? अब आग से तो प्लास्टिक जलेगी। तो इनके ऊपर जो इंडिया में जो सोल्यूशन है ना, वो स्क्रीन प्रिंटिंग का सोल्यूशन है। जो आपने कभी देखी होगी ऐसे हाथ मारते लोग प्रिंटिंग करते वक्त, वो स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं, है ना? एक सांचा होता है, एक फार्मा लगा होता है, उसके ऊपर लगाते रहते हैं, एक एक पेन उठाइए फिर उठाइए। समझ गए? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 4-5 पेन की डाई बना लेंगे और पेनों को ऐसे रखेंगे और एक बार में 5-5 पेन चल रहे हैं। मेरे बात समझ गए? इस तरीके से काम होता है। लेकिन अब क्या मशीनरी है, आप कुछ मत करो, मशीन के अंदर ऐसे पेन लगाओ, बस पचाक फचाक फचाक करेगी ऑटोमेटिक। बस आपको पेन लगाना हटाना, पेन लगाना हटाना। मतलब मैनुअल भी है, सेमी ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक मशीन्स भी है, जैसा आप बनाना चाहोगे। भाई ऑटोमेटिक जितना जितना ऑटोमेटिक जाते हैं उतना एरिया बड़ा हो जाता है मशीन का, जितना मैनुअल होते हो उतना एरिया छोटा हो जाता है मशीन का। समझिए? तो डिपेंड करता है कि आप कितने साइज की प्रिंटिंग करना चाहते हो। अब क्या मशीनें साइज के अकॉर्डिंग बनी है, और उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि मशीन को ना बताना पड़ता है, एक डाई देनी पड़ती है कि तुझे प्रिंट क्या करना है। वो डाई लोहे की होती है, लोहे के ऊपर ऑलरेडी इंग्रेव करके उस डिजाइन को बनाया जाता है मशीन, और उस इंग्रेव डिजाइन के ऊपर हल्की हल्की इंक आती है, इंक आती है, और उस इंक को मशीन एक छापे की तरह लेती है और उसे पेस्ट कर देती है, फिर लेती है फिर पेस्ट करती है, फिर लेती है फिर पेस्ट कर देती है। मतलब बहुत साफ सुथरा काम करती है और बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करती है। समझ गए? और क्या, किसी भी और डायमेंशन पे काम कर देगी। स्क्रीन प्रिंटिंग ऑन डायमेंशन पे काम नहीं करती, ओड पे। जैसे कर्व है एकदम, तो शायद हो सकता है स्क्रीन प्रिंटिंग में बहुत बढ़िया मजा ना आए, वो कर देगी, क्योंकि उसके अंदर ट्यूब होती है, और वो ट्यूब होती है वो फैल जाती है, मतलब एक तरीके वो
इस एरिया को पकड़ लेगी। समझ गए बात को? ये एक नया सॉल्यूशन है। बट ऑब्वियस बात है, अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो 10,000 यूनिट, तब आपको एक कॉस्टिंग अच्छी आएगी। लेकिन इफ यू आर मैन्युफैक्चर लो कॉस्ट, है ना, मतलब कम क्वांटिटी को प्रिंट कर रहे हो, तो आपको कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी, बट क्वालिटी बहुत बेटर है इसकी। आप समझ गए? अब मैंने एक ही चीज समझी, अब हमने जब उससे पूछा ना कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, 70 पैसे। क्या बात, 70 पैसे, 70 पैसे, समझ रहे हो? प्रिंटिंग कॉस्ट 70 पैसे। मैं कहा ये प्रिंट कराना है पेन मेरे को, कॉस्ट बताओ, 70 पैसे पर। हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है 1-1.5 रुपया, अगर इसमें प्रिंटिंग कराते हैं तो दुगना हो जाता है जिस दाम। आप समझ पा रहे हैं? मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया है यार मामला। लेकिन जब मैंने और चीज़ों को समझा, विषय को समझा, तो मैंने बोला कि अब ये प्रिंटिंग का मतलब कंपनी, मतलब मशीन कैसे काम करती है, मशीन प्रिंट कैसे लेगी, कैसे सारी डाई होती है, डाई पे मशीन ऐसे छापा मार के ऐसे ऐसे करती है। मैं तो ये डाई, अब इसमें ऐसा मशीन तो कॉमन हो गई, बट इस प्रिंट के लिए मशीन को कुछ तो देना पड़ता होगा। डिजिटल क्या होता है, कैसे सारी डाई बनती है। मैं मतलब जब भी एक नया प्रोडक्ट आएगा, एक नए प्रोडक्ट की एक नई डिज़ाइन की एक नई डाई क्या देगा, महंगा, मतलब ये क्या हो गया, ये रिकरिंग एक्सपेंस है डाई। आप समझ रहे हो? अगर डाई 1,000 रुपए की, 700 रुपए की डाई बताई तूने, 700 रुपए की डाई बन रही है, और मान लो और एक बंदे को 700 यूनिट ही छपवानी है, तो पर यूनिट डाई का खर्चा कितना आ गया, 1 रुपया, और जिसमें प्रिंटिंग कॉस्ट अलग, तो महंगा हो गया ना। लेकिन भाई अगर बंदे को छपवाने 20 यूनिट, तो डाई सस्ती बैठ गई। आप इनको समझ रहे? तो हमें समझ में आया कि भाई अभी जो डाई एक्सपेंस होता है, जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, डाई का, मोल्ड का, ये कौन से खर्चे होते हैं, डायरेक्ट। मशीन, जैसे ये प्लास्टिक की चेयर बनती है, ये ऊपर वाला आपने देखो फाइबर बॉडी जो लगी हुई है, आपके घरों में प्लास्टिक की चेयर होंगी, ये क्या होती है, ये मशीनों के अंदर डाई लगी होती है सेम इस शेप की, समझिए। उसके अंदर पीपी चिप्स या पिघल प्लास्टिक के दाने पिघल के डाले जाते हैं, और वो उस शेप को पकड़ लेते हैं, समझ गए। फिर हटाई जाती है मशीन, तब बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे टंकी वगैरह बनती है, कंटेनर बनते हैं, ड्रम बनते हैं, ये मोल्ड के खर्चे हैं। बाकी और कोई खर्चा होता है इनडायरेक्ट है। आया? पता है, यानी कि हमें एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ये हमारे मेन है। बोलो हाँ या ना? ये सारे डायरेक्ट खर्चे अगर मैं इन्हें बोलूं, तो ये सारे प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। सही बात कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? अगर ये खर्चे ना हो, डायरेक्ट खर्चे, तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए जितने भी डायरेक्ट खर्चे जुड़ते हैं, तो हमारी बनती है प्राइम कॉस्ट। क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट का मतलब है बेसिक कॉस्ट, मतलब बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना? प्राइम कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट। क्लियर बच्चों? लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट हैं, जितने भी इनडायरेक्ट है, इनको जोड़ दूं तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं ओवरहेड। क्या बोला मैंने? Overhead। इसका मतलब है ओवर दी हेड। ओवर मतलब मेन कॉस्ट के अलावा, ओवर दी हेड, इनके अलावा। समझ गए? ओवरहेड 3 लेवल पे होते हैं मेरे बच्चों। कितने लेवल पे होते हैं? 1, 2, 3। एक होता है बेटा ओवरहेड फैक्ट्री लेवल पे, मतलब फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे। समझ गए? इन्हें बेटा वंश बोलते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं वंश? फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है? एक होता है ऑफिस लेवल पे। वंश किस पे? ऑफिस लेवल पे। इसे बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड को O/H भी लिखते हैं। और एक होता है वंश सेलिंग लेवल पे होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे, सेल्स के। समझ गए? इसे बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आया? क्लियर है? आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज का धन्यवाद। टेटा, लव यू, जय हिंद, जय भारत।